वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के 24 घंटे के बाद ही राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए अशोक चौहान ने बीजेपी का आभार जताया। कहा कि वो पहले लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और अब राज्यसभा में भी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएंगे। आपने नॉमिनेशन फाइल किया है, किस तरीके की फीलिंग है? नई पार्टी, नई जिम्मेदारी। देखो, आफ्टर ऑल पार्टी नई है, बात सही है। जिम्मेदारियां तो पहले भी लोकसभा में मेंबर रह चुका हूं, मैं राज्य की विधानसभा विधान परिषद में रह चुका हूं, तो तजुर्बा है, तो ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारियां मैं ठीक तरह से निभा पाऊंगा, इतना विश्वास मुझे है। लेकिन सर, कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि उन्हें नाराजगी है, उनका नाराजगी जताई कि उनको उम्मीद नहीं थी आपके तरफ से कि ये कदम उठाया जाएगा। क्या कहेंगे? ठीक है, हर आदमी के इश्यूज रहते हैं, आदमी की फीलिंग्स रहती है, उनका कहना उनके उचित हो सकता है। और वहीं एनसीपी अजित गुट ने प्रफुल्ल पटेल को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। प्रफुल्ल पटेल ने इसे सोच समझकर लिया गया फैसला बताया और महायुति का आभार जताया है। हमारी ये स्ट्रैटेजी का भी एक हिस्सा है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, और इसमें जरूर आप लोग सोचते होंगे कि 4 साल से ज़्यादा बाकी टर्म रहने के बाद क्यों फॉर्म भरा गया है। ये निश्चित एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और आगे आने वाले दिनों में आपको उसकी साफ चित्र नज़र आएगा। थोड़ा इंतज़ार करिए, थोड़ा आप लोगों के लिए रहस्य रहना ये भी अच्छी बात है। आगे हमको आप बार बार पूछेंगे क्यों, क्या, कैसे, तो ये बातें तब स्पष्ट होगी। लेकिन एक बात पक्की है कि हम जो भी आज हमने कदम उठाया है वो एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो देखिए, स्ट्रैटेजी तो यहाँ पर प्रफुल्ल पटेल ने अपनी बता दी। हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर हमारे देवेंद्र पराशर लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, सबसे ज्यादा 2 नामों को लेकर जरूर बात होनी चाहिए, एक तो मिलिंद देवड़ा, दूसरा अशोक चौहान। हाल ही में शामिल हुए, पार्टी को मजबूत बनाने का इनाम है या फिर यहाँ भी कोई मैसेजिंग की कोशिश है भाजपा की ओर से? अशोक चौहान की बात करें तो निश्चित तौर पे काफ़ी दिनों से वो कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी में आ जाएं, और ये सिर्फ बीजेपी को तय करना था कि कब उन्हें बीजेपी में ज्वाइन करा रही है। पार्टी को ऐसा लगता है 2 चीज़ें थी। पहली बात तो ये कि एक बड़ा मसला ये था कि जो आदर्श स्कैम का आरोप उनके ऊपर लगा था, क्या उसके बाद उनको बीजेपी में लेना चाहिए। तो उस मामले में विंडो इस लिहाज से खुल गया क्योंकि हाईकोर्ट से उनको बरी किया जा चुका है, तो वहाँ पर बीजेपी के लिए आसान काम था कि उस मैसेज को दिया जाना कि भाई जब कोर्ट से बरी किया गया है उस व्यक्ति को लिया जा रहा है। और जो मजबूत पक्ष था उनके साथ वो ये कि न सिर्फ वो बल्कि उनके साथ कई सारे दूसरे नेता भी आ रहे थे और आए, और उसमें उनका जनाधार है। अशोक चौहान ऐसे नेता के तौर पे जाने जाते हैं जिस पर ग्राउंड का बहुत अच्छा इंपैक्ट है। तो एक तरफ तो आप अपोजिशन का मोरल डाउन कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने कुनबे को अगर बढ़ा रहे हैं जिससे मजबूती मिल रही है, इलेक्टोरल मजबूती भी मिल रही है, तो समझा जा सकता है कि उस लिहाज से ये फैसला कितना आसान रहा होगा बीजेपी के लिए करना। हालांकि एक चर्चा जरूर ये चली थी कि क्या उनको लोकसभा चुनाव में उतारा जाना चाहिए या फिर राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। लोकसभा में ऑलरेडी एनडीए के पास कैंडिडेट है, इसलिए उनको राज्यसभा भेजने का फैसला किया गया। चौथे कैंडिडेट को लेकर महाराष्ट्र में एनडीए ने इस बात पर बहुत ज्यादा विचार किया कि क्या ये मैसेजिंग देना चाहिए। बिल्कुल, और देवेंद्र, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। रविशंकर प्रसाद इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो सुनाते हैं।